नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि राज्य में स्कूल की स्थिति बहुत खराब है। अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में ये बातें कांग्रेस सरकार के खिलाफ की हैं। कांग्रेस इंडिया में सहयोगी है, उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। केजरीवाल ने कहा कि बुरे हाल हैं। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बहुत सारे दल आएंगे, बहुत सारे लोगों की घोषणा पत्र जारी होगी, अभी देखते रहिए। पिछले समय जोगी जी आए थे ना, वो बोले कि हम चांदी की सड़क बनाएंगे, तो देखते रहिए। अब बहुत सारे दल आएंगे, अपनी अपनी घोषणा। करने की बात कही है। बुलवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ में 60 सीटों की पूरी तैयारी है। अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और भी प्रत्याशी आते जा रहे हैं जो संगठन पे काम कर रहे हैं और भी आते जा रहे हैं, तो इस तरीके से पूरी हमें लगता है कि चुनाव आते आते 90 सीटें पूरी बुलवाना चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस से हट करके हम तीसरे जो यहाँ की स्थानीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, उनके साथ मिल करके प्रयास कर रहे हैं। जो कि कांग्रेस है स्पष्ट तो ये बहुजन समाज पार्टी है, जो भी कांग्रेस है, जो भी और जो सामाजिक संगठन है, जिस तरीके से सर्ववादी समाज भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, तो उनके साथ भी संपर्क बनाए हुए हैं। देखिए, अभी बातचीत का दौर चल रहा है, अभी सहयोग रहेगा नहीं रहेगा। अभी उन्होंने कहा कि हम पार्टी बना रहे हैं। जिस तरीके से बातचीत के लिए हमने गया था, हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं नंदकिशोर राज जी, उनको मैं भेजा था। उन्होंने कहा भाई कि सर्ववादी समाज पार्टी बना रही है, तो हमने कहा कि हमारी तरफ से आप पार्टी बना लेंगे, उसके बाद जब आपकी सेक्टर को मंदी से उबारने और लोगों के लिए घर और भूखंड की खरीद को लेकर सुगम बनाने को लेकर भूपेश सरकार ने कई फैसले लिए थे, जिसको लेकर क्रेडाई ने सीएम भूपेश बघेल को सम्मानित किया। क्रेडाई छत्तीसगढ़ की तरफ से नवा रायपुर में बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ की थीम पर स्टेट कॉन 2023 का आयोजन किया गया और सीएम भूपेश बघेल को सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने क्रेडाई छत्तीसगढ़ ऐप को भी लॉन्च किया। जहां समस्या है वहीं समाधान है, और समस्या से मुख मोड़े तो फिर वो रोग फिर बढ़ते जाता है, समस्याएं और बड़ी हो जाती है। तो जितना जल्दी समस्या को पहचान लें तो उतने जल्दी निदान का रास्ता ढूंढें, तो फिर समस्या नहीं रह जाती,
बल्कि वो अवसर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हिंदुस्तान में रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा, भारत के इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, लेकिन बीच में कुछ निर्णय भारत सरकार के द्वारा हुए, उससे एकदम से गिरावट आई, जिससे हम नोटबंदी भी कर सकते हैं। फिर जो वैश्विक महामारी आया उसमें तो किसी का हाथ नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से उसका हल निकाला गया और लॉकडाउन किया गया, उसके कारण से भी ये सेक्टर है। वैसे तो लॉकडाउन से बहुत सारे सेक्टर प्रभावित हुए और बहुत सारे सेक्टर अभी तक के उभर भी नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी हमारा भारत ऐसा देश है, वो कितने बार गिरते हैं, झुकते हैं, फिर खड़ा हो जाते हैं, फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। यहां भी स्थिति छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट में देखें कि बहुत मंदी का दौर चल रहा था। ऐसे में साथी लोग आए, चर्चा किए और इस सेक्टर को खड़ा करने के लिए जो हमने फैसले किए, जैसा कि आनंद बता भी रहा था कि अधिकारी लोग मना कर रहे थे कि 30% जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसे रजिस्ट्री फीस कम किया जाए, तो मेरा मानना था कि इससे राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। लोग नहीं मान रहे थे। उसी प्रकार से जब लॉकडाउन हुआ, हम लोग बजट सत्र से निकले ही थे कि पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने जिस क्षेत्र में हम लोगों ने बजट, इरिगेशन में कितना, पंचायत में कितना, परिवहन में कितना, तो अब हमने सोचा कि भाई इसमें तो कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई खदान भी बंद है, दुकान भी बंद है, परिवहन बंद है, तो पैसा आएगा कहां से? कटौती करो। कटौती करना शुरू किए तो हमारे रजिस्ट्रार लोग भी आए, रजिस्ट्री ऑफिस वाले आए, वो भी सब लोग 30% कटौती कर रहे थे, वो भी 30% कटौती करके ले आए। और मैं बोला आप क्यों कटौती करके ले आए? बोले सब कटौती करके ले आए, इसलिए हम लोग कटौती कर दिए। मैं बोला आप क्या सोचते हैं? बोले रजिस्ट्री में गिरावट आएगी। मैंने कहा मैं दूसरे प्रदेश की बात नहीं करता, लेकिन छत्तीसगढ़ में गिरावट नहीं आएगी। उन्होंने मुझे पूछा ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? मैंने इसलिए कहा कि हमने किसानों के जेब में अभी भी पैसा डाला है। मनरेगा काम हम पूरे देश में नहीं चल रहा, यहां शुरू हमने किया है। किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के तनख्वाह में कोई कटौती नहीं की। हमारे विधायकों के भी तनख्वाह में कोई कटौती हम लोगों ने नहीं की, मानदेय में। जब कटौती नहीं किए और पैसा सब जा रहा सरकार के द्वारा, और होटल व्यवसाय भले ठप हो, लेकिन घर में जो महिलाएं हैं जो हर सप्ताह आउटिंग करने जाती हैं और होटल में पूरे परिवार के साथ खाते थे, वो तो सब बंद हो गया। मेनू सब डाउनलोड कर लिया गया है, समोसा कैसे बनाना है, कचौड़ी कैसे बनाना है, पिज्जा कैसे बनाना है, तो पैसा तो बच रहा है भाई। शादी ब्याह में किसी को जाना नहीं है, सुख दुख में जाना नहीं है, पेट्रोल भी बच रहा है, ऑफिस भी नहीं जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है। 30% कर्मचारी भरोसे हम लोग पूरे मंत्रालय चला रहे थे। तो कहीं आ नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, महिलाओं का काम बढ़ गया है। और क्योंकि जो होटल में जो काम होता था वो सब काम घर में करना पड़ रहा है, तो वो पैसे भी बच रहे हैं। सरकार ऊपर से पैसे दे रही है, तो रजिस्ट्री तो बढ़ेगा ही। और हुआ यही
तो हर साल 1100 करोड़ का हमारा राजस्व था, हालांकि हमारा छोटा राज्य है, 1500 करोड़ गया, 400 करोड़ हमारा बढ़ गया। तो यदि हमने आपको 30% की छूट दी तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हमने कोई एहसान किया आप पर? हमको तो 400 करोड़ का राजस्व लाभ मिला। ये तो व्यापार की बात है, हमने भी धंधा कर लिया साहब आपके साथ। अभी भारत सरकार और हमारे भाजपा के मित्र बहुत परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है कि हमारा ये धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़, और इसमें 55-60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते पिछली सरकार वो परेशान हो जाती थी राइस मिलर से, कभी बारदाने के लिए, कभी तौलाई के लिए, कभी किसान रास्ता चक्का जाम कर रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन इस साल हम लोग 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे और वो धान उड़ता भी नहीं था। जून में जैसे कि बारिश आ जाती है हमारे यहाँ, जून जुलाई में हैवी रेनफॉल होता है, जुलाई अगस्त में, इन दिनों भी धान खुले में पड़ा रहता था, वो जर्मिनेट हो जाता था। फिर मीडिया वाले उसे भी बढ़िया फोटो खींच के मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गया है तो उसमें कुछ और ज्यादा चल जाता है। रियल एस्टेट सेक्टर को मंदी से उबारने और लोगों के लिए घर और भूखंड की खरीद को सुगम बनाने को लेकर भूपेश सरकार ने कई फैसले लिए थे, जिसको लेकर क्रेडाई ने सीएम भूपेश बघेल को सम्मानित किया। क्रेडाई छत्तीसगढ़ की तरफ से नवा रायपुर में बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ की थीम पर स्टेटकॉन 2023 का आयोजन किया गया और सीएम भूपेश बघेल को सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने क्रेडाई छत्तीसगढ़ ऐप को भी लॉन्च किया। जी के विधायक श्रीमती छन्नी साहू जी के ऊपर जो हमला हुआ है, ये केवल एक विधायक के ऊपर हमला नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के 1.25 करोड़ बहू बेटियों के ऊपर हमला है। जब राज्य की भूपेश बघेल की सरकार अपनी ही पार्टी के एक विधायक को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, रक्षा नहीं कर पा रही है, तो ये छत्तीसगढ़ के 1.25 लाख बेटी बहनों की कैसे रक्षा कर पाएगी, ये प्रश्न उठता है। कोजी विधायक छन्नी साहू पर हमले को लेकर विधायक रंजना साहू ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला सुरक्षा में कांग्रेस पूरी तरह से असफल हो गई है और नैतिक रूप से बने रहने का कोई अधिकार खो चुकी है। भूपेश राज में जब महिला विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर में भय और दहशत का माहौल है। महिला सुरक्षा, शराबबंदी सरकार के प्राथमिक वादे थे, लेकिन आज अपराधी शराब पीकर महिला विधायक पर चाकू से हमला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में डर और भय का वातावरण बना हुआ है। महिलाएं घर से निकलने के लिए डरती हैं, घर से निकलने के लिए हिचकिचा रही हैं। खुज्जी विधानसभा की महिला विधायक श्रीमती छन्नी साहू जी जो अपने एक कार्यक्रम में थी, उस दौरान एक व्यक्ति ने शराब पीकर चाकू से उस महिला विधायक पर हमला किया। जिस प्रदेश की महिला विधायक सुरक्षित नहीं है, यहाँ की आम महिलाएं कैसे अपने आप को सुरक्षित माने, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस प्रदेश की सरकार पर है कि आम महिलाएं कहां सुरक्षित हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बड़ी बड़ी बातें करते थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। इस सरकार की प्राथमिकता भी महिलाएं थी, लेकिन अब क्या हुआ। अंतर्गत अंतागढ़ विधानसभा के पूर्व बीजेपी विधायक भोजराज नाग को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल नक्सलियों ने धर्मांतरण के विरोध में भोजराज नाग के आंदोलन को गलत बताया। नक्सलियों ने भोजराज नाग को हिंदुत्व आरएसएस का एजेंट बताया। मृत्यु के बाद कब्रिस्तान का अधिकार संवैधानिक होने की बात कही। पूर्व मंत्री के वरिष्ठ नेता विक्रम उसेंडी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी नक्सलियों ने निशाना साधा। नक्सलियों के
उत्तर बस्तर डिवीजन के सचिव सुखदेव कोड़ो ने पर्चा जारी किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा के पूर्व बीजेपी विधायक भोजराज नाग को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी। दरअसल नक्सलियों ने धर्मांतरण के विरोध में भोजराज नाग के आंदोलन को गलत बताया। नक्सलियों ने भोजराज नाग को हिंदुत्व आरएसएस का एजेंट बताया। मृत्यु के बाद कब्रिस्तान का अधिकार संवैधानिक होने की बात कही। पूर्व मंत्री के वरिष्ठ नेता विक्रम उसेंडी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी नक्सलियों ने निशाना साधा। नक्सलियों के उत्तर बस्तर डिवीजन के सचिव सुखदेव कोड़ो ने पर्चा जारी किया है। अगली खबर कांकेर से है, जहां जिला मुख्यालय में 5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 30 पर स्थित नंदनमारा पुल जर्जर हो गया। आपको बता दें, बाजू से जिला प्रशासन एनएच विभाग के द्वारा अप्रोच पुल बनाया गया था, जो पहली बारिश में ही बह गया। इस दौरान रविवार को सांसद मोहन मंडावी ने पुल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सड़क मार्ग के लिए लाखों करोड़ों रुपए राज्य सरकार को बेचती है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इन पैसों का सही उपयोग न कर इन पैसों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रही है। प्रदेश सरकार ने राजस्व सुविधाओं को बेहतर करने के लिए नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ सीधा लोगों तक पहुंच रहा है। वहीं अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम से दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव, महापौर अजय तिर्की, स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ सहित आमजन मौजूद रहे। इसकी खास बात यह है कि इस दाई दीदी क्लिनिक में सभी स्वास्थ्यकर्मी महिलाएं हैं, क्योंकि इस क्लिनिक का उद्देश्य जो महिलाएं या बच्चियां पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों के पास इलाज से असहज महसूस करती हैं, उनके लिए एक बेहतर वातावरण बन सके। अगली खबर कांकेर से है। आपको बता दें, संविधान निर्माण समिति के सदस्य और कांकेर से सांसद रहे रामप्रसाद पोटाई के नाम पर लंबे समय से कांकेर में चौक चौराहे को किए जाने की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी होती नजर आ रही है। आपको बता दें, ग्राम पंचायत सिंगारभाट के सरपंच ग्रामवासियों और गोंडवाना समाज के प्रयासों के बाद अब सिंगारभाट बाईपास कृषि विज्ञान केंद्र के सामने स्थित तिराहे को रामप्रसाद पोटाई के नाम पर किए जाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा फैसला लिया गया, जिसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों और गोंडवाना समाज के लोगों ने बाईपास स्थित स्थल का भूमि पूजन कर पोटाई के नाम का बोर्ड लगाया। जानकारी के लिए आपको बता दें, अब ये तिराहा रामप्रसाद पोटाई के नाम से जाना जाएगा। सरगुजा में चुनाव नजदीक आते ही विधायक और मंत्रियों को जनता की खरी खोटी सुनने को मिलने लगती हैं, तो वहीं लुंड्रा विधायक को भी सड़क नहीं बनाने पर ग्रामीणों ने उनका काफिला रोककर हंगामा कर दिया। दरअसल लुंड्रा विधायक अपने विधायक क्षेत्र के दौरे पर निकले हुए थे, तभी ग्रामीणों ने सड़क पर मिट्टी डालकर काफिला रोक दिया। आपको बता दें, ग्रामीणों लंबे समय से सड़क बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका। तो वहीं काफिले को तकरीबन 2 घंटे से अधिक तक हो गया, जिसके बाद विधायक ने अधिकारियों से बात की और 10 दिनों में सड़क मरम्मत कार्य किए जाने का आश्वासन दिया। तो वहीं ग्रामीणों ने सड़क निर्माण नहीं होने पर आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दे दी है। अभी देखे होंगे ना सर, गाड़ी वहाँ से कितना आने जाने में बहुत अगली खबर दुर्ग से है, जहां थाना मोहन नगर क्षेत्र में हुए हत्याकांड पर पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, इस मामले में एक 90 साल की महिला को मौत के घाट उतार दिया गया, फिर उसकी बॉडी को जला दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से शुरू हुआ था,
जानकारी के लिए आपको बता दें कि शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, जिस वजह से उसने अपनी मौत की कहानी खुद रच ली, जिसका शिकार एक 90 वर्ष की महिला हुई। साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले का खुलासा करते हुए प्रेमी प्रेमिका सहित एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वो खुद थी क्योंकि घर के सारे सदस्य सोए हुए थे। पीछे अगली खबर बलरामपुर से है, जहां दो महिलाओं के आपसी विवाद में एक की हत्या का मामला सामने आया। आपको बता दें, मृतका शराब के नशे में सामने आ रही दूसरी महिला को गालियां दे रही थी। इसी दौरान गाली सुनकर दूसरी महिला को गुस्सा आ गया और उसने पास में रखे लोहे के गड़ासे से उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद महिला खुद बलंगी पुलिस के पास पहुंच गई और घटना की सारी जानकारी दी। साथ ही पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज कर महिला को जेल भेज दिया है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार गरीब बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए जगह जगह स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी स्कूल परिसर में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसी भेदभाव को लेकर भिलाई में फरीदनगर स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का पेरेंट्स ने घेराव किया। इसके बाद में बड़ी मुश्किल में मामले को शांत कराया गया। जानकारी के मुताबिक हिंदी मीडियम के 108 बच्चों को एडमिशन और 1 से 1.5 महीने की पढ़ाई के बाद उनके स्कूल की बिल्डिंग बदलने का ऑर्डर पास हुआ है। इसके बाद बच्चों के पेरेंट्स का गुस्सा फूट गया और स्कूल प्रबंधन के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। पेरेंट्स का कहना है कि अगर इस स्कूल की बिल्डिंग में उन्हें पढ़ाई करवाना ही नहीं था तो एडमिशन क्यों लिया गया और 1 से 1.5 महीने की पढ़ाई का क्यों हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल ने जिला शिक्षा अधिकारी के ऑर्डर तक तर्क रखते हुए पेरेंट्स को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पेरेंट्स समझने के मूड में नहीं हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता बच्चे स्कूल में पढ़ाई करेंगे। दुर्ग में मोहन नगर थाना क्षेत्र में जलती हुई अज्ञात शव का मामला पुलिस ने लगभग सुलझा लिया है। जानकारी के अनुसार घर से गायब महिला ने अपने बचपन में प्यार को पाने के लिए खुद की मौत की साजिश रची थी। मोहन नगर पुलिस ने इस मामले में महिला सहित 2 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मोहन नगर थाना को मिली जानकारी के अनुसार 16 और 17 अगस्त की रात 112 पर फोन किया गया था कि गिरधारी नगर वार्ड 9 स्थित भूपेंद्र यादव के घर के बाहर बने स्टोर रूम में किसी का शव जल रहा है। सूचना मिलते 112 और मोहन नगर पुलिस की टीम रात 1:30 बजे मौके पर पहुंची तो देखा कि बाथरूम में एक शव पड़ा है, पूरी तरह से जल चुका था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके शव नांदगांव मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि शव के बारे में पता नहीं चल पाया किसका है। अकेला कोई कौन भैया वहाँ 2 लोग हैं वहाँ। कोरबा के सरगमुदिया रेलवे स्टेशन के पास संचालित कोल साइडिंग के खिलाफ शिकायत करने के बाद खनिज विभाग की टीम जांच करने के लिए पहुंची। विभागीय टीम को देखते हुए मौके पर मौजूद कई वाहन के चालक मौके से फरार हो गए। जांच के दौरान पता चला कि एक की रॉयल्टी पर्ची से कई बार कोयले का परिवहन किया गया। बुंदिया में से कोयला लोडकर भारी वाहनों के जरिए कोथारी तक पहुंचाया जाता है। विभागीय जांच के दौरान कोयला चोरी के मामले का खुलासा हो सकता है। बताया जा रहा है विभागीय जांच के दौरान कोयला चोरी के मामले में और अधिक खुलासे हो सकते हैं। यहाँ का डीओ डायरेक्ट यूपी और वहाँ से करता है और फिलहाल मेरू छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।